हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेलवे एनटीपीसी एग्जाम का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इससे पहले 1 से लेकर 5 तक ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आपको डेली 9 बजे ग्रुप में इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाता है, 10 बजे सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाता है और ठीक 10:30 बजे इसका जो है वो डिस्कशन करवा दिया जाता है। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि अरबी व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को किस देश में भेजा था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोपीय देशों में भेजा था। देखिए, जब पुर्तगाल, डच, अंग्रेजी ये सब जब आते हैं तो इससे पहले भी पश्चिम देशों का जो भारत आगमन था वो पूर्व भारत एवं पश्चिम देश के बीच व्यापार हुआ करता था। फिर जो भारत और पश्चिम देशों के मध्य व्यापार जो था वो अरब व्यापारियों के द्वारा किया जाता था। अरब व्यापारियों जो थे वो लाल सागर और भूमध्य सागर का प्रयोग करके पश्चिम व्यापार के लिए करते थे। और जब पुर्तगाली यात्री जब वास्को डी गामा पहुंचा था 1498 में कालीकट, तो वहाँ का जो शासक था जमेरीन, जो उसका स्वागत किया था, लेकिन पहले से जो वहाँ व्यापार कर रहे थे अरब व्यापारियों, उन्होंने उसका विरोध किया था। नेक्स्ट हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बदरुद्दीन तैयब जी। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि 1885 में बंबई में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता बिमोश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया जाता है, जिसमें कि 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। फिर दूसरा अधिवेशन जो है वो 1886 में कलकत्ता में होता है, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा, जो कि प्रथम पारसी अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। फिर तीसरा 1887 में मद्रास में होता है, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा, जो कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और फिर चौथा 1888 में इलाहाबाद में होता है, जिसकी कि जॉर्ज यूले के द्वारा अध्यक्षता किया जाता है और वो प्रथम ईसाई समुदाय से आने वाले कांग्रेस अध्यक्ष थे। नेक्स्ट हमारा, बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी टाटा के साथ मिलकर 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी। उस दुकान का नाम क्या था। तो उस दुकान का नाम था बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था और जिसमें बंबई में स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को शस्त्र की तरह प्रयोग किया था। तो ये किए थे अहमदाबाद हड़ताल 1918 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद हड़ताल 1918। इसमें एक्चुअली हुआ क्या था कि प्लेग बोनस को बंद कर दिया गया था और वेतन में भी किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई थी। उसी को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद हड़ताल 1918 हुआ था और फिर जाके गांधी जी के अनशन के बाद यह आंदोलन जो है वो सफल होता है और मजदूरों की वेतन में 35% की वृद्धि हो जाती है। एक चीज यहाँ से याद रखिएगा कि भारत में सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग है वो 1917 के चंपारण बिहार में किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि भूटान पर कूच बिहार के एक राजा संगलिप के द्वारा शासन या नियंत्रण कब किया गया था। तो ये कब किया गया था, ये किया गया था 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये एक्चुअली है क्या कि इसका कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रामाणिक साक्ष्य नहीं है, लेकिन दंत कथाओं के आधार पर 7वीं शताब्दी में इसका जो था आसपास में ये किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 में निम्नलिखित में से किस राज्य के विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो देखिए, एक है अनुच्छेद 370, जो कि अभी आप लोग पढ़े होंगे कि अनुच्छेद 370 के तहत ही जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष सुविधा दिया गया था, जिसे कि अगस्त 2019 में अभी वापस ले लिया गया है। एक है ये 371, 371 ए से जे तक में गुजरात, महाराष्ट्र, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक, ये सब राज्य शामिल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। नेक्स्ट है हमारा कि कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया है। तो संसद का सामना नहीं करने वाले जो प्रधानमंत्री हैं वो है चौधरी चरण सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो थे वो जुलाई 1979 में प्रधानमंत्री पद पे बैठते हैं और जनवरी 1980 तक वो प्रधानमंत्री बने रहते हैं और फिर 1980 में इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बनती हैं, जो कि 1984 तक रहती हैं। नेक्स्ट हमारा, वर्ष 1982 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें किस विधानसभा चुनाव में पहली बार प्रयोग में लाई गई थी। तो ये जो है वो 1982 में केरल के पारूर विधानसभा क्षेत्र में प्रयोग किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। और फिर जाकर ये 2004 लोकसभा के चुनाव में इस मशीन का जो है वो पूरे भारत में प्रयोग किया जाने लगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है। तो देखिए, 3 तरह की आपातकाल का विवरण है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 360। एक चीज याद रखिएगा कि अब तक एक बार भी भारत में वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है वो अनुसूचित
भाषाओं के बारे में है। तो भाषाओं से संबंधित जो अनुसूची है वो है अनुसूची 8। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुसूची 8। देखिए मूल संविधान की अगर हम लोग बात करते हैं तो मूल संविधान में 14 राजभाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में बात करते हैं तो वर्तमान में 8वीं सूची में 22 भाषाओं का जिक्र है। तो देखिए ये 14 से 22 कैसे हुआ, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 1967 में 21वां संविधान संशोधन से सिंधी को जोड़ा गया, फिर 1992 में 71वां संविधान संशोधन के द्वारा मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को जोड़ा गया, और फिर 2003 में 52वां संविधान संशोधन के द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को जोड़ा गया। नेक्स्ट है हमारा कि AKBLU को व्यवस्थित करने पर हमें किस की राजधानी के रूप में प्राप्त होता है। तो देखिए इसको आप अरेंज कीजिएगा तो आप अरेंज कर पाइएगा, हो जाएगा काबुल, और जो कि किसकी राजधानी है, अफगानिस्तान की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। अगर हम बात करते हैं चीन की, तो चीन की राजधानी है बीजिंग। अगर हम बहरीन की राजधानी की बात करते हैं तो वो है मनामा, और अल्जेरिया की राजधानी जो है वो है अल्जीरियस। नेक्स्ट है हमारा कि साइबेरियाई आइबेक्स क्या है। तो साइबेरियाई आइबेक्स जो है वो बकरियों का एक प्रकार है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ी और भारी बकरियां। देखिए अगर हम लोग साइबेरिया आइबेक्स की बात करते हैं तो ये जो बकरियां हैं वो वृत्त आकार की होती हैं, जिसमें एक नर बकरी होता है और मादा बकरी भी होता है। नर बकरी की जो ऊंचाई है वो 88 से लेकर 110 सेंटीमीटर और वजन 60 से लेकर 130 ग्राम के बीच होता है, और मादा बकरी की जो ऊंचाई है वो 67 से लेकर 92 सेंटीमीटर और वजन जो है वो 34 किलो से लेकर 56 किलोग्राम के बीच होता है। नेक्स्ट हमारा राम सेतु निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। तो राम सेतु की अगर बात करते हैं तो हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का जो मिलन बिंदु है वहीं पे राम सेतु निर्मित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा पाक जलडमरू मध्य, क्योंकि राम सेतु जो है वो पाक जलडमरू मध्य से ही होकर गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। राम सेतु की अगर बात करते हैं तो एक चीज और याद रखिएगा कि राम सेतु का जो अंग्रेजों के काल में इसको आदम ब्रिज के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसका नाम जो है वो भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है। तो देखिए करेंसी नोटों पर किसका हस्ताक्षर होता है, आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, और आरबीआई गवर्नर के रूप में कौन काज किए हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनमोहन सिंह। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोकप्रिय नृत्य है। देखिए अगर हम लोग गरबा की बात करते हैं तो गरबा जो है वो गुजरात का है। डांडिया की अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे तमाशा जो है वो महाराष्ट्र का है, भांगड़ा जो है वो पंजाब का है, गरबा जो है वो गुजरात का है, और डांडिया भी कहाँ का है, गुजरात का है। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में असत्य है। घर्षण वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है, बिल्कुल सही है। वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने या फिसलने का कार्य करता है, स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारा कि मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट का कारण है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारा रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है, मशीनों में बॉल बियरिंग से घर्षण कम होता है, ये गलत है। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं तो स्लाइडिंग और रोलिंग घर्षण में मुख्य अंतर यह है कि स्लाइडिंग में एक सतह दूसरी सतह के विरुद्ध रगड़ती है, जबकि रोलिंग में एक वस्तु जो है वो दूसरी सतह पर क्या होती है, लुढ़कती है, और यही कारण है कि रोलिंग घर्षण जो है वो स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में कम होता है। नेक्स्ट हमारा दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तो दाब बराबर आप लोग पढ़े ही होंगे बल अपॉन में क्षेत्रफल, मतलब एकांक क्षेत्रफल पर जो कार्यरत प्रणोद होता है या बल होता है वही क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी। दाब की एसआई मात्रा की बात करते हैं तो वो होता है पास्कल यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा निम्न में से अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है। तो ये किसमें होता है, ये होता है टॉर्च में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा निम्न में से किस बात पर निर्भर करती है ध्वनि की। तो देखिए ध्वनि की जो पिच है वो उसके आवृत्ति पर निर्भर करती है, और ध्वनि की जो तीव्रता है वो उसके आयाम पर निर्भर करती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति। नेक्स्ट हमारा दो चालक समान दिशा में विद्युत धारा ले जाने पर। तो देखिए जब किसी धारावाही चालक को अगर आप समान दिशा में ले जाते हैं तो उनके बीच आकर्षण बल लगेगा, और जब किसी धारावाही चालक को अगर आप विपरीत दिशा में ले जाएंगे तो उनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। नेक्स्ट हमारा ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान। देखिए अणु का द्रव्यमान के बराबर क्या होता है, पदार्थ के एक अणु का द्रव्यमान अपॉन में C12 परमाणु के 12वें भाग का भाग। तो ऑक्सीजन का अनुभाग होता है कितना, और C12 परमाणु के 12वें भाग के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 5.3 इंटू 10 टू द पावर -23। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा सर्वाधिक स्थिर या अक्रिय परमाणुओं के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए सर्वाधिक स्थिर और अक्रिय परमाणु, अक्रिय कौन सा होगा, जिसके कि बाहरी यानी कि आउटर मोस्ट सेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 8 इलेक्ट्रॉन वाला क्या होगा, वो स्टेबल होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए आवर्त सारणी की बात करते हैं तो आवर्त सारणी में 18वें स्तंभ में शून्य वर्ग में रखे गए तत्व अक्रिय गैस कहलाते हैं, क्योंकि उनके परमाणु के बाह्य कोश में क्या होता है, उपस्थिति इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो अष्टक नियम के अनुसार पूर्ण होता है।
नेक्स्ट है हमारा कि बीटा कितने के बराबर होता है। तो देखिए ये तीन चीज याद रखिएगा। अल्फा की, अगर अल्फा किरणें का बेग की बात करते हैं तो अल्फा किरणें की जो बेग होती है वो प्रकाश के बेग इंटू में 1/10। बीटा किरणों का जो बेग होता है वो प्रकाश का बेग इंटू में 9/10। और गामा किरणें का जो बेग होता है वो लगभग प्रकाश के बेग के बराबर होता है। यहाँ बात कर रहा है बीटा किरणें की, तो बीटा किरणें का भी मैंने बताया आप लोगों को कि प्रकाश का बेग और इंटू में 9/10। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि ब्लैंक अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। तो अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कौन करेगा? Al2O3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में निम्नलिखित धातुओं में से किन धातुओं के यौगिकों का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? Ag का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, Ag। नेक्स्ट हमारा गुणसूत्र किससे संबंधित है? तो गुणसूत्र की अगर बात करते हैं तो यह आनुवांशिक लक्षणों के संचारण से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो 1875 में स्ट्रॉसबर्गर के द्वारा गुणसूत्र का खोज किया गया था। गुणसूत्र के द्वारा ही आनुवांशिक गुण जो है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाती है। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब है कि गुणसूत्र जो होता है वो आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। नेक्स्ट हमारा वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसोपियंस सेपियंस का। तो होमोसेपियंस क्या होता है? ये जो है वो प्रथम शब्द यहाँ जो होमो है वो वंश को प्रदर्शित करता है और दूसरा शब्द जो सेपियंस है वो जाति को प्रदर्शित करता है और इसका अर्थ होता है बुद्धिमान आदमी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्धिमान आदमी। नेक्स्ट हमारा कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन का जो सांद्रण है वो 10⁻⁻5 ग्राम अणु प्रति लीटर है। तो इस विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो देखिए इस विलयन का अगर आप पीएच मान निकालिएगा तो आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे -log H+, और यहाँ H+ सांद्रण जो है वो इसका कितना दिया हुआ है? 10⁻⁻5। तो 10 यहाँ -5 रख दीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 5। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय मूल के शिव अय्यादुराई किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं? तो शिव अय्यादुराई जो है वो ईमेल के आविष्कार से जुड़े हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईमेल के आविष्कार से। नेक्स्ट हमारा कि चंडीगढ़ में रॉक गार्डन के निर्माणकर्ता कौन है? तो चंडीगढ़ में रॉक गार्डन का जो निर्माण करते हैं वो है नेकचंद सैनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेकचंद। और ये जो रॉक गार्डन का जो निर्माण है वो सुखाना झील के निकट किया गया था। एक चीज और याद रखिएगा, ये नेकचंद को 1984 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट हमारा कि किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकंड में 10 kg मीटर पर सेकंड परिवर्तन होता है तो वस्तु पर कार्य कर रहा बल क्या है? तो देखिए बल बराबर क्या होता है? संवेग में परिवर्तन अपॉन में समय। तो यहाँ संवेग में परिवर्तन कितना है? 10 और समय कितना है? 0.02। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 500 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा हाल ही में किस महाद्वीप को WHO ने पोलियो मुक्त घोषित किया है? तो ये किया है अफ्रीका महाद्वीप को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका महाद्वीप। WHO की अगर बात करते हैं तो WHO की स्थापना जो है वो 1948 में। इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड जिनेवा में, और इसमें जो टोटल मेंबर कंट्री है वो है 194। WHO के महानिदेशक का नाम है टेड्रोस अधानोम। नेक्स्ट है हमारा कि जाइमेक्स 20 द्विपक्षीय समुद्री युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? तो जाइमेक्स 20 जो है वो भारत और जापान के बीच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान और भारत। भारत और जापान से एक चीज और याद रखिएगा, धर्म गार्चियन और सिन्यू मैत्री जो भी युद्धाभ्यास है ये भी भारत और जापान के बीच संपन्न होता है। नेक्स्ट हमारा विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष का नाम है डेविड मालपास। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। विश्व बैंक की स्थापना जो है वो है 1944 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC में और टोटल मेंबर कंट्री है 189। नेक्स्ट है हमारा कि 26 जनवरी 2020 को भारत ने कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? तो देखिए 26 जनवरी 1920 से आप काउंट कर सकते हैं। भारत गणतंत्र हुआ 1950 में, तो 26 जनवरी 1950 को हुआ है 71वां गणतंत्र दिवस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा आम बजट 2020-21 का विषय क्या था? तो आम बजट 2020-21 का जो विषय था वो था ईज ऑफ लिविंग, यानी जीवन को सरल बनाना। अभी ये जो आम बजट 2020-21 था ये प्रस्तुत किया गया था निर्मला सीतारमण के द्वारा, और भारतीय इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण जो है वो लगभग 2 घंटा 40 मिनट का भी निर्मला सीतारमण के द्वारा ही दिया गया था। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य सरकार ने स्कूलों में प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? प्रस्तावना पढ़ना स्कूलों में अनिवार्य करने वाला जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। अभी महाराष्ट्र के बाद MP भी जो है वो भी प्रस्तावना को अनिवार्य कर दिया है। प्रस्तावना से याद रखिएगा, इसको भारत के संविधान की कुंजी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयोजित परीक्षा पे चर्चा 2020 कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो इसका आयोजन जो है वो नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली से और चीज भी याद रखिएगा, अभी जो है वैश्विक रसद सम्मेलन जो है वो भी नई दिल्ली में हुआ है, सोपान महोत्सव भी नई दिल्ली में हुआ है, और 5वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का भी आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट हमारा वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, इनको अभी अतिरिक्त कार्यभार मध्य प्रदेश का सौंपा गया है।
नेक्स्ट हमारा कि 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश कौन है। तो 5G है, यहाँ जी स्टैंड करता है जनरेशन को, और 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला जो विश्व का पहला देश है वो है दक्षिण कोरिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से अगर कुछ सीखने के लिए मिलता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक अगर आप हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहां 9 AM पे आप लोगों को डेली प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा दिया जाता है। फिर 10 बजे वहां आपको सेट का आंसर मिल जाता है, और फिर 10:30 में आप लोगों को डिस्कशन प्रोवाइड करवा दिया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।